बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं जो निहायत जो है मेहरबान और करम करने वाला है। हम आईआरआर का लेक्चर जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सेक्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ऑडिटिंग जैसा कि हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हम मूव कर रहे हैं सॉरी, अकाउंटिंग हमने मुकम्मल कर ली थी और आज हम मूव कर रहे हैं ऑडिटिंग के ऊपर। कोशिश करेंगे 2-3 लेक्चर इसके ऊपर कंडक्ट कर लें और जो ये कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें हम इंक्लूड कर सकें और कंक्लूड कर सकें, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी सरप्राइजिंग ना लगे जो जिसकी वजह से आप वहाँ पर पेपर में जो है कुछ चीज़ लूज़ करें। ऑडिटिंग जो है एक वैसे तो बेसिक चीज़ है जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो नॉन बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेमिलियर चीज़ है ये। हर बंदे को, हर इंसान को पता है, हर कैंडिडेट्स को पता है कि ऑडिट क्या होता है। क्योंकि जो भी हम जितने भी एजुकेटेड पीपल्स हैं, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम जितने भी ऑफिशियल्स हैं, हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक रखते हैं। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हर एक्टिविटीज़ में। और हर डिपार्टमेंट में एक ऑडिट का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, ब्रांच होती है या सेक्शन होता है जो डील कर रहा होता है आपकी अकाउंट्स की वेरिफिकेशन को, जो डील कर रहा होता है आपके फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को, जो डील कर रहा होता है आपकी मैनिपुलेशंस को। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ताकि आपके बिजनेस को स्मूथली रनिंग में रख सकें। आप जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और इनवैलिड चीज़ों को कर रहे हैं, उनको वो करेक्ट कर सकें और आप लोगों को जो है राइट डायरेक्शन में वो क्या कर सकें, आपको मूव कर सकें। अब ऑडिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए ज़रूरी होता है। उसके लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि वो 100% ठीक है या वो 1% ठीक है। तो हमें कौन-सी चीज़ ऐसी एक बैकअप पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए जो आपको बताए कि ये जो काम आप कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ये ठीक है या ये गलत है। ये अकॉर्डिंग टू पॉलिसी है, अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क है, या ये अकॉर्डिंग टू जो है डाउन मार्क है। तो वो सारा जो है, ये सारी थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस हमारी हो गई, हमारी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें हमें जो ब्रांच हमें बता रही होती है कि आपने ठीक किया या गलत किया, आप राइट हैं और रॉन्ग हैं, आप ब्लैक एंड वाइट हैं या आप जो है बिल्कुल ही वाइट हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें कौन बता रहा होता है? वो हमें बता रहा होता है ऑडिट सेक्शन। क्योंकि उसमें क्योंकि ऑडिट सेक्शन या ऑडिट ब्रांच में सारे जो है प्रोफेशनल ऑडिट प्रोफेशनल्स को रखा जाता है। उसमें जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होता है। वो 24/7 जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम कर रहे होते हैं। उनका काम ही यही होता है सारा। तो इस वजह से वो हमें बेहतर एक चीज़ जो है हमारी एक्टिविटीज़ में बेहतर गाइड करते हैं हमारे कारोबार में। तो आज हम इन चीज़ों को ही पढ़ेंगे कि ऑडिट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट कितने किस्म के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑडिट होते हैं, और इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अ, अब दो चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में, अकाउंटिंग और ऑडिट। जहाँ पर अकाउंटिंग खत्म होती है उसके बाद फौरन ही ऑडिटिंग शुरू हो जाती है। जहाँ पर एक अकाउंटेंट है वो अपना काम स्टॉप कर रहा होता है, वो अपना काम खत्म कर देता है, उसके फौरन बाद ही ऑडिटर जो है वो अपना काम स्टार्ट करता है। ऑडिटर कब स्टार्ट करता है? जब कोई भी एक्टिविटी जो है परफॉर्म हो चुकी होती है। क्योंकि ऑडिटर ने क्या करना होता है, उसने चेक करना होता है कि क्या ये एक्टिविटी सही परफॉर्म हुई है, ये अकॉर्डिंग टू पॉलिसी काम हुआ है, ये कारोबार के लिए फ़ायदेमंद है या कारोबार के लिए ये नुकसानदेह है, या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, क्या उनके लिए ये जो है बेनिफिशियल है एक्टिविटी, या उनके लिए कोई हार्मफुल एक्टिविटी एक्टिविटी तो नहीं है ये। इन सारी चीज़ के लिए क्या है, ऑडिटिंग इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम चलते हैं कि ऑडिट होता क्या है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट हम अगर जनरली हम पढ़ें तो ऑडिट का मतलब है कि कोई भी चीज़ को वेरीफाई करना, ठीक है? किसी भी चीज़ को जज करना, किसी भी चीज़ को ओपिनियन करना कि ये चीज़ जो है ये ठीक है या गलत है। अब जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हें हम जब उनकी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, उनको हम देख रहे होते हैं, उनको चेक कर रहे होते हैं, तो वो हम क्या कर रहे होते हैं? ऑडिट कर रहे होते हैं। तो ऑडिट क्या हुआ?
ऑडिट क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं? एग्जामिन कर रहे होते हैं जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, उनको जब हम इंडिपेंडेंटली जो है हम उन्हें किसी बगैर किसी बाइस के हम उन्हें चेक कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली हम ऑडिट कर रहे होते हैं। तो a thorough review of a company financial statements to ensure the financial record and are fair and accurate। तो ये क्या कहलाता है? ऑडिट कहलाता है कि जब आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? थारोली एग्जामिन करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो हमारा फेयर भी है, एक्यूरेट भी है। ये सिर्फ हम क्यों कर रहे होते हैं ऑडिट? कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो काम है, हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ये एक्यूरेट है या ये नहीं है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको ओनर्स कभी नहीं चला रहे होते, ये आप जानते हैं। सिर्फ सिंगल मेंबर कंपनी होती है जिसमें ओनर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। वैसे अदरवाइज क्या होती है? पूरी मैनेजमेंट होती है कोई किसी भी कॉर्पोरेशन में, जो एक्चुअली सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है। ओनर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज में, क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है? अप्रूवल देनी होती है, मीटिंग्स में वोट वगैरह देने होते हैं, वरना मैनेजमेंट सारा काम कर रही होती है। अब ओनर्स क्या कहेंगे? जो ओनर्स हैं वो चाहते हैं कि यार एक जो कारोबार है इसमें हमें पता भी चले कि ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सारी सरगर्मियां हो रही हैं, ये ठीक भी हैं या गलत हैं। ये इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए वो क्या करते हैं? अकाउंट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर्स का काम क्या होता है? कि अकाउंटेंट को, फाइनेंशियल मैनेजर्स को, सीईओज को, जीएम्स को, और सपोर्टिंग स्टाफ को, सबको ये क्या कर रहे होते हैं? इनको ये चेक कर रहे होते हैं, इनको एग्जामिन कर रहे होते हैं क्या इन्होंने जो एक्टिविटीज की हैं वो परफॉर्म अच्छी की हैं, और क्या इन्होंने कंपनी के फायदे के लिए की हैं, क्या इनका अल्टीमेटली गोल जो है ओनर्स को फायदा देना है या नुकसान देना है। ठीक हो गया? तो ये क्या होता है? ऑडिट होता है। तो ऑडिट से ही निकला है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होती है? एक पूरा जो ऑडिट हम करते हैं वो पूरे प्रोसीजर्स के तहत कर रहे होते हैं, जिसमें हम काफी जो है प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन और काफी सिस्टमेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑडिट को सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है। ठीक हो गया? तो ऑडिटिंग इज ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस और इन अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू वेरीफाई एंड रिपोर्ट upon the facts regarding the financial operations and the results thereof। ठीक हो गया? ऑडिटिंग क्या है? ये एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है बुक्स और रिकॉर्ड किसी भी कारोबार या ऑर्गेनाइजेशन के, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कि उन्होंने जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वो ठीक भी रिपोर्ट किए हैं या गलत रिपोर्ट हुए हैं वो। तो ये एक्चुअली क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है। ठीक हो गया? तो ऑडिटिंग, ऑडिट से निकला हुआ लफ्ज ऑडिट जो है या ऑडिटिंग जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं। अब जाहिर है हमारे पास भी बात का हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो दो तीन किस्म के ऑडिट तो हम भी परफॉर्म करवा रहे होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर हम छोटे से छोटे गवर्नमेंट दफ्तर में काम कर रहे हैं, छोटी से छोटी ब्रांच में काम कर रहे हैं, या हम बड़ी ब्रांच में काम कर रहे हैं या किसी हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, तो वहां पर छोटा सा एक सेक्शन जरूर होता है ऑडिट का। बेशक अगर आप एक शॉप पे बैठे हुए हैं ना, एक स्टोर है, इंटरनेशनल स्टोर जो होते हैं, वहां पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक स्पेशल बंदा हायर करके बिठा देती है कि ये क्या करेगा? डेली एक्टिविटीज को चेक करेगा, रूटीन एक्टिविटीज को जो है ये क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। मैनेजमेंट कर बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है, कैश का लेन देन कर रही होती है, सेल्स की एक्टिविटीज कर रही होती है, लेकिन वो एक बंदा बैठा होता है, वो सारी उनको वेरीफाई कर रहा होता है डेली बेसिस पे। तो वहाँ पे ऑडिट होता है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट सेक्टर में जब होते हैं वहाँ पे दो तीन किस्म के ऑडिट होते हैं। एक जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑडिट टीम आ रही होती है, वो हमारे ऑडिट्स कर रही होती है। दूसरा जो है हमारे सेक्रेटरिएट से क्या होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, वो हमारा ऑडिट कर रहे होते हैं। तीसरा हमारे डायरेक्टर्स वगैरह या हमसे जो ऊपर वाला जो दफ्तर होता है उसकी स्पेशल कोई नुमाइंदा आता है, वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा होता है। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं यार ये ऑडिट किस किस्म के होते हैं। जो वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो बंदे आते हैं, इंडिपेंडेंट जो है एक्सटर्नल पार्टी ऑडिटर्स जो आती हैं, तो वो कौन सा ऑडिट होता है?
हमने कभी नहीं सोचा जो हमारा जो हायर दफ्तर है, सेक्रेटेरिएट है, या हमारा जो डायरेक्टर लेवल पे जो डायरेक्टोरेट पे जो की तरफ से नुमाइंदा आता है, तो वो जो ऑडिट करता है वो कौन सा ऑडिट होता है, कभी नहीं सोचा। और जब हमने कभी नहीं सोचा कि जो हमारे दफ्तर में जो बंदा बैठा हुआ है वो डेली बेसिस पे ऑडिट कर रहा है, उसका काम सिर्फ ये है कि वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है कि हाँ जी ये ट्रांजेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सा ऑडिट परफॉर्म कर रहा है। तो आज ये हम पढ़ेंगे कि ये सारी जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, ये सारा जो ऑडिट हो रहा होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, और ये जो जो जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं वो एक्चुअली कौन सा ऑडिट कर रहे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में काफी सारे ऑडिट्स आपने सुने होंगे। आपने सुना होगा कभी फाइनल ऑडिट होता है, कभी आपने सुना होगा इंटरिम ऑडिट होता है, कभी आपने सुना होगा फोरेंसिक ऑडिट होता है, कभी आपने सुना होगा एक्सटर्नल ऑडिट होता है, कभी आपने सुना होगा इंटरनल ऑडिट होता है, आपने सुना होगा बैलेंस शीट ऑडिट होता है, आपने सुना होगा कंटिन्यूस ऑडिट होता है, आपने सुना होगा कॉस्ट ऑडिट होता है, एफिशिएंसी ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वॉलंटरी ऑडिट होता है। ये काफी किस्म के ऑडिट्स होते हैं। तो उनको आज हम सम अप करेंगे कि ये एक्चुअली ऑडिट क्या कहते हैं, और ये ऑडिट जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती है ये कौन होते हैं, या क्या ये कौन किस किस्म का ऑडिट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट को बेसिकली चार जो है कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले क्या कहलाती है, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, audit on the basis of organization, audit on the basis of functions, audit on the basis of audit approach, and audit on the basis of audit dimensions। ये चार कैटेगरीज होती हैं जिनमें जितने भी ऑडिट होते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनली जितने भी ऑडिट होते हैं उन चार कैटेगरीज में जो है वो क्या किए जाते हैं, वो डिवाइड किए जाते हैं, या इन जितने भी ऑडिट होंगे इन चार कैटेगरीज से ही वो लिंक रखते होंगे। तो इनको हम फर्दर एक डायग्राम से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ इसका, कि टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है वो किस तरह उसको डिवाइड किया जाता है या उसको किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखें कि टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है उसको मेन तीन या चार कैटेगरी जो मैंने आपको बताई हैं उनमें सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वो ऑडिट, उसमें मेनली मेन जो ऑडिट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट होता है वो दो कैटेगराइज में तकसीम किया जाता है। पहला होता है स्टैच्यूटरी ऑडिट, दूसरा होता है वॉलंटरी ऑडिट। ठीक हो गया। स्टैच्यूटरी ऑडिट से क्या मुराद है कि ऐसा ऑडिट जो किसी खास कानून के तहत, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, किसी खास कानून के तहत या किसी खास स्टैच्यूटरी के तहत जो है वो परफॉर्म किया जाए, उसे हम स्टैच्यूटरी ऑडिट कहते हैं। दूसरे इसके वॉलंटरी ऑडिट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है इंटरनल ऑडिट होता है और एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच जो है वो कौन सा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, इन तीन में तकसीम किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या होता है, कंटिन्यूस ऑडिट होता है, इंटरिम ऑडिट होता है और पीरियोडिक ऑडिट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप जो है उसमें कंप्लीट ऑडिट होता है और पार्शियल ऑडिट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव में जो है स्टैंडर्ड ऑडिट, ओकेजनल ऑडिट या बैलेंस शीट ऑडिट होता है। ठीक हो गया। और वॉलेंट्री ऑडिट में क्या होता है, वो सोल ट्रेडर्स होता है। और ये हिंदू इनडिवाइडेड फैमिली नहीं होगा, यहाँ पर जो है पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन आ जाएगा, पार्टनरशिप और यहाँ पर कॉर्पोरेशन हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं एक्चुअली, ये पूरी एक ऑडिट को समराइज यहाँ पर किया गया है। इस टोटल आप इस इमेज में देख रहे हैं कि ऑडिट जो है एक्चुअली इसमें छुपा हुआ है आपकी पूरी एक पिक्चर में, कि जितने भी किस्म के ऑडिट होंगे वो क्या होंगे, यही टोटल ऑडिट होंगे जो हमें नजर आ रहे हैं। अब इनको हम वन बाय वन जरा डिस्कस कर लेते हैं और वन बाय वन इन्हें हम पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं। चलें एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऑडिट जो है वो उसकी बेसिकली चार डायमेंशन होती हैं, चार बेसिक कैटेगरीज में ऑडिट को तकसीम किया जाता है। पहला जो है टाइप ऑफ ऑडिट कौन सा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कौन सा होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वॉलंटरी ऑडिट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस में कौन सा होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच में फिर तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव।
ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या आ जाता है, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप में आ जाता है कंप्लीट ऑडिट और पार्शियल ऑडिट। और ऑब्जेक्टिव जो है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑडिट ऑडिट आ जाता है, ओकेजनल ऑडिट आ जाता है और बैलेंस शीट ऑडिट आ जाता है। ठीक हो गया। इसको आगे फर्दर जाके भी हम क्लेरिफाई करेंगे, वहां से भी आप लोगों को दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा ऑन द ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। हमने उसमें पढ़ा कि दो किस्म के ऑडिट होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट और वॉलंटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक हो गया। स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में मैंने बताया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा होता है, एक ऐसा ऑडिट होता है जो स्टैट्यूट मतलब कि किसी खास कानून, इन्फोर्सेबल बाय लॉ अथॉरिटी, या कोई भी कानूनी जो इदारा होता है उसकी तरफ से कंपलसरी होता है जो ऑडिट, उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर कंपलसरी होता है कि वो अब क्या करें, अपनी ऑडिट रिपोर्ट हर साल के आखिर में इशू करवाएं। अब कौन सा इदारा जो है वो उन्हें ये कंपलसरी करवाता है, वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन जो है वो उन्हें इन्फोर्स करता है। क्योंकि सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन क्या है, वो एक कानूनी इदारा है। ठीक हो गया। इन्फोर्सेबल बाय लॉ इदारा है वो। उसका काम क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको रजिस्टर करना और उनको इस बात पे कंप्लाई करना कि वो क्या करें, ऑडिट कराएं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। वो उन्हें क्या करता है, उन्हें कंपलसरी करता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, साल के आखिर में उन्हें इशू करें। ठीक हो गया। और उनका ऑडिट भी कराएं इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज से, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स से। तो ऐसे ऑडिट क्या कहलाते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाते हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट मींस ए टाइप ऑफ statutory audit means a type of audit mandated by law or a statute to make sure that the books of accounts is true and fair, which is presented to the general public. स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या कहता है, ये ऐसा ऑडिट है जो मैंडेट जो इसे लागू करता है, जिसे मैंडेट करता है कोई भी कानूनी इदारा या लॉ, और जिसका मकसद होता है कि वो क्या करें, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराएं ताकि पता चल सके कि वो फेयर भी हैं, ट्रू एंड फेयर भी हैं, या उनमें किसी किस्म का अभाव या गलतियां हैं। तो इस ऐसे किस्म के ऑडिट को हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। नंबर टू, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट या वॉलंटरी ऑडिट। अब ये कौन सा ऑडिट होता है, अब जाहिर है एक ऑडिट तो वो है जो हमारे ऊपर जो लाजिम होता है, हमने कराना होता है, और कानून जो हमारे गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से वो इम्प्लाई होता है कि आपने ऑडिट करवाएंगे। दूसरा ऑडिट क्या होता है, ऐसा ऑडिट होता है जो हमें ज़रूरी नहीं होता कराना। हमें कोई एजेंसी, कोई इदारा जो है वो हमें ज़रूरी नहीं करता, हमारे पर ऑब्लिगेशन नहीं है ऑडिट कराना, लेकिन हम खुद अपने कारोबार के लिए करते हैं। हम ऑनर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं कि यार ये देखें हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है हमारी मैनेजमेंट, ये अच्छी कर रही है। और ये क्या कहते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है कारोबार में वो बिल्कुल ठीक हो रही है। तो उसके लिए जो ऑडिट होता है वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, कि ये क्या है, नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये प्राइवेट ऑडिट होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी विल के तहत और अपनी मर्जी से ऑडिट ये क्या करती है, परफॉर्म करवाती है। These audits are also known as private audit, and this type of audit duties and powers are decided by the agreement between the auditors and client. नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या होता है, इसमें जो भी ऑडिट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो एक जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है या थर्ड पार्टी ऑडिटर, ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो, और जो क्लाइंट जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो मिल बैठकर एक एग्रीमेंट करते हैं और आपस में जो है टर्म एंड कंडीशन रखते हैं कि इस चीज़ का ऑडिट होगा, इतना इतनी पीरियड में आप ऑडिट करेंगे और इन चीज़ों का ऑडिट करेंगे। तो वो क्या कहलाता है, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है। ठीक होगी। ये साइड पे मैंने इसके हवाले से डिटेल भी दी हुई है, ये भी आप पढ़ लेंगे यहाँ से। तो समझ आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो किस्म के ऑडिट होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऐसा ऑडिट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से या लॉ की तरफ से जो होता है कंपलसरी होता है। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, जो कंपलसरी तो नहीं होता, लेकिन क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी विलिंग से, अपनी मर्जी से ऑडिट कराती है, इसे हम प्राइवेट ऑडिट भी कहते हैं। अब जरा नंबर सेकंड पे चलते हैं।
स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूट का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लॉ, कानून। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके बाद हमने पढ़ा इन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इन द बेसिस ऑफ फंक्शन में हमने पढ़ा कि ऑडिट की दो किस्म के ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में कौन से होते हैं, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। अब जाहिर है दो किस्म के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट हो रहे होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है कि हमारे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारी जो कंपनी होती है, उसमें हमारे कुछ एम्प्लॉइज जो काम कर रहे होते हैं, इंटरनल जो स्टाफ होता है, उन्हीं को हम ड्यूटीज दे देते हैं कि वो क्या करें, चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करें, वेरीफाई करें कि एक्टिविटी सब ठीक परफॉर्म हो रही है नहीं हो रही। तो वो जो इंटरनल स्टाफ जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो खुद जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है, आपकी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, एक्चुअली इंटरनल ऑडिट कहलाता है। और एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है कि बात बात क्या है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी जो इंडिपेंडेंट आपकी कंपनी से इसका कोई ताल्लुकदारी नहीं है, वो बाहर से जैसे चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप क्या करते हैं, उनसे डायरेक्ट रब्ता करते हैं और उनसे इंडिपेंडेंट पर्सन जो है वो हायर करते हैं कि वो आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या करे, ऑडिट करे। मतलब क्या होता है, ये हमारा स्टाफ नहीं होता, बल्कि ये हम क्या करते हैं, जैसे हायर करते हैं स्पेशल ऑडिट के लिए, थर्ड पार्टी होती है। तो वो ऑडिट जो होता है एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है। जैसे ये शुगर मिल्स का बड़ा इशू हुआ था पिछले साल, कि उन वो अपना उनका सबका एक ऑडिट नहीं हुआ हुआ था। तो फिर जो है गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन शुगर इंडस्ट्रीज हैं, उनका बाकायदा एक ऑडिट होना चाहिए। और फिर दोबारा से उनका ऑडिट करवाया इंडिपेंडेंट पार्टी से। तो काफ़ी मसले मसाइल इसमें आए कि उन्होंने शुगर बाहर क्यों भेजी, उन्हें एक्सपोर्ट क्यों की, उनके पास वापस शुगर मौजूद भी थी या नहीं थी, तो वो उन्होंने कितनी अर्निंग की, कितनी अर्निंग नहीं की, वो सारा क्या था, एक एक्सटर्नल ऑडिट था। तो बाहर की पार्टीज ने किया था। लेकिन जब हमारे जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये एम्प्लॉय हुआ कि वो जाके स्पेशल वहाँ पे ऑडिट करें और देखें क्या उन्होंने ये जो इतने भी पैसे कमाए हैं, कितने कितने इलीगल पैसे कमाए हैं, तो वो क्या था, स्टेचुरी ऑर्डर था। क्योंकि क्योंकि स्टैच्यू आर्ट क्यों था, क्योंकि वो लागू स्पेशल आर्डर जो था वो कानून की तरफ से बना हुआ है, एक मतलब कि उसकी अप्रूवल हुई थी और गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या हुआ था, लागू हुआ था कि वो उसको स्पेशल तौर पर ऑडिट करा कर इन्फॉर्म करें कि उनके पास क्या ये शुगर वाफिर मिकदार में, एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद थी कि वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकें, या वैसे ही उन्होंने अपनी मर्जी से ये शुगर जो है बाहर सेल आउट कर दी, एक्सपोर्ट कर दी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। क्यों क्यों उसकी क्या वजह थी कि शुगर की प्राइस जो है वो क्या कर गई थी, वो बिल्कुल बूस्ट कर गई थी, 60 50 60 से तकरीबन 100 120 के दरमियान। तो इस वजह से ये सारा काम हुआ था। तो बेसिस ऑफ फंक्शन में दो किस्म के ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट जो हमारे इंटरनल स्टाफ कर रहा होता है और एक्सटर्नल ऑडिट जो एक्सटर्नल पार्टी जो है वो आके आपकी कंपनी की ऑडिट कर रही होती है, तो वो एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है आपका। इसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट अप्रोच में जो है तीन किस्म के ऑडिट को तकसीम किया जाता है। सबसे पहले होता है टाइम बेसिस। अब टाइम बेसिस में क्या होता है, टाइम बेसिस में ये होता है कि तीन किस्म के ऑडिट होते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट और पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट। अब कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है, आप अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बड़ी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं बड़ी टेक्निकल जो है चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ पर फ्रॉड का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी वीक होती है। तो वहाँ के जितने भी ओनर्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, वो कुछ बाहर से इंडिपेंडेंट जो है ऑडिटर हायर कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पूरे साल जो है ना, जब तक हमारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, पूरे साल ऑडिट करते रहें। जब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन पर ये एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहें, आप साथ के साथ उनका ऑडिट करते रहें। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट कहते हैं। ये पूरे अकाउंटिंग पीरियड में क्या रहता है, कंटिन्यूसली जारी रहता है। इसका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया। इसके लिए जो है आपको बकायदा कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, उसे सैलरीज देते हैं, उसके साथ पूरी टीम्स आती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के साथ, उस टीम को आप सैलरीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ऐसा ऑडिट होता है जो पूरे साल कंटिन्यू रहता है, पूरे साल चलता ही रहता है। इन डिटेल ऑडिट भी इसे कहते हैं। अच्छा, तो इंटरिम ऑडिट क्या होता है कि अब जाहिर है ऑडिट की मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट क्या हो रहा है, तब हो रहा होता है जब उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बन जाती हैं या साल खत्म हो जाता है, तभी होता है ना।
तो बाज़ औक़ात जो है ऑनर्स या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि यार अचानक से उसे ख़्याल आता है कि ये जो फ़लाँ ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ना, इसका ऑडिट करवाना चाहिए हमें। तो अब 2 पीरियड्स हैं, ज़ाहिर है एक 2020 में ऑडिट हुआ और एक 2021 के आखिर में ऑडिट हुआ। फिर 2022 जो है उसके आखिर में ऑडिट होना था। 2021 के एंड पे ऑडिट हुआ और 2021 जब साल खत्म हो जाए तो फिर ऑडिट होना था। अब इनके दरमियान अचानक से जो एक ऑडिट कराया गया ऑर्गेनाइज़ेशन का किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरिम ऑडिट कहते हैं। मतलब कि ऐसा ऑडिट जो अकाउंटिंग पीरियड के 2 अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान कराया जाए, उसे हम इंटरिम ऑडिट कहते हैं। ठीक हो गया? इसके डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं इंटरिम ऑडिट के। फर्ज़ करें ओनर्स चाहते हैं कि अचानक साल के दरमियान में डिविडेंड जो है वो दिया जाए ओनर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी कि डिविडेंड दें बिल्कुल सारे ओनर्स को। तो अब ओनर्स को ज़ाहिर है डिविडेंड देना था। अब किस तरह पता चले कि आज ये जो फ़र्ज़ करें आज मंथ चल रहा है हमारा नवंबर, ये चल रहा होता, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा होता। तो हम स्पेशल ऑडिट कराते हैं, इंटरिम ऑडिट कराते हैं और हम कहते हैं कि आप ऑडिट करें और हमें बताएँ कि कितना हमने यहाँ तक आज तक प्रॉफ़िट कमाया है। तो ये प्रॉफ़िट किस तरह पता चलेगा? इंटरिम ऑडिट होगा। अब जो मैनेजमेंट थी उसने हमें बता दिया कि यार इतना आपका अमाउंट आज तक आपने अर्निंग कमा ली है, इतनी अर्निंग जो है इससे आप क्या कर सकते हैं, इसे डिविडेंड दे सकते हैं। तो ओनर ने कहा क्या पता है मैनेजमेंट हमें खुश करने के लिए, अपना बोनस बनाने के लिए क्या कर रही हो, हमें मिसगाइड कर रही हो, हम पहले ऑडिट करा लेते हैं इसका। तो हम बाहर इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और उससे कह देते हैं कि जनाब आप ऑडिट कर दें। कि ये प्रॉफ़िट तो वाक़ई हमने आज तक इतना कमाया है या नहीं कमाया। तो वो जो ऑडिटर होता है वो बाकायदा एक ऑडिट करता है। अब ये शेड्यूल ऑडिट नहीं होता, बल्कि क्या होता है शेड्यूल ऑडिट वो होता है ना जो साल के आखिर में हो रहा होता है। तो ये शेड्यूल ऑडिट नहीं होता है, इसलिए वो आता है, आके ऑडिट कर जाता है और बता जाता है कि ये प्रॉफ़िट ठीक है या गलत है। ये रिपोर्टिंग ठीक हुई है या गलत हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरिम ऑडिट कहते हैं। तो एक्चुअली इंटरिम ऑडिट क्या होता है, ऐसा ऑडिट जो 2 अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान किया जाए। अच्छा, पीरियोडिकल ऑडिट या फाइनल ऑडिट क्या होता है? नंबर 3 पीरियोडिकल ऑडिट या फाइनल ऑडिट क्या होता है? ऐसा ऑडिट जो पीरियड खत्म अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद, जब साल खत्म होने के बाद किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं। जिससे नॉर्मली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट हो रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे होते हैं? साल के आखिर में हो रहे होते हैं, इसलिए इन्हें पीरियोडिकल ऑडिट कहते हैं। तो ये क्या कौन-सा था? ये था ऑन द टाइम ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप जो है वो उसमें फिर 2 किस्म के ऑडिट आ जाते हैं, कंप्लीट ऑडिट और पार्शियल ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बाज़ औक़ात या नॉर्मली ऑडिट जो किया जाता है वो पूरा इन डिटेल और कंप्लीट ऑडिट कराया जाता है। कंप्लीट ऑडिट से मुराद ये होता है ऐसा ऑडिट जिसमें हर एक छोटी से छोटी ट्रांज़ैक्शंस को क्या किया जाए? वेरीफ़ाई किया जाए। जिसमें हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एक्टिविटी को वेरीफ़ाई किया जाए। हर स्टाफ़ के डेटा को वेरीफ़ाई किया जाए। जो भी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म हो रही हैं विदिन ऑर्गेनाइज़ेशन उस सब को क्या किया जाए? डिटेल चेक किया जाए, उसे हम कंप्लीट ऑडिट कहते हैं। नॉर्मली जो ऑडिट हो रहे होते हैं ना ऑर्गेनाइज़ेशन में, वो सैंपलिंग मेथड के ऊपर ऑडिट हो रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि 100% आप चीज़ों को नहीं देखते, ऑडिटर 100% चीज़ों को नहीं देखता, वो आता है, वो रैंडमली 100 में से कोई 20, 30, 40, 50 फाइलें ले लेगा, उठा लेगा और उनको वेरीफ़ाई कर लेगा। लेकिन कंप्लीट ऑडिट में क्या होता है कि जितनी भी जो चीज़ें हैं, जितनी भी फाइलें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सबको इन डिटेल वो देखता है और इन्हें स्टडी करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट ऑडिट कहते हैं। सैंपलिंग सारे ही ऑडिट में, इसके अलावा सैंपलिंग जो है वो हर ऑडिट में इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन कंप्लीट ऑडिट में सैंपलिंग इस्तेमाल नहीं हो रही होती। कंप्लीट ऑडिट में हर चीज़, हर एक्टिविटी शामिल होती है आपकी। अब पार्शियल ऑडिट क्या होता है? पार्शियल ऑडिट ये होता है कि आप कुछ खास स्पेसिफिक चीज़ को ऑडिट करा लेते हैं या आप क्या करते हैं, आप टोटल एक्टिविटीज़ का ऑडिट नहीं कराते, एक खास पीरियड की एक्टिविटीज़ का ऑडिट कराते हैं या आप खास जो है हमारे कुछ वेंडर्स होते हैं, खास हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनकी ट्रांज़ैक्शंस का ऑडिट करा लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल ऑडिट कहते हैं। कंप्लीट ऑडिट जिसमें हर एक्टिविटीज़ का ऑडिट किया जाए, पार्शियल ऑडिट जिसमें पार्शियल डेटा जो है उसका ऑडिट किया जाए, पार्शियल पार्टीज़ का ऑडिट किया जाए। ये ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या है? स्कोप है।
अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच में ऑब्जेक्टिव बेसिस। ऑब्जेक्टिव बेसिस में दो किस्म के ऑडिट हमारे पास होते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट और ओकेजनल ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसा ऑडिट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, उनके फेयर्स व्यूज लिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। मतलब कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट के ऊपर जो ऑडिट हो वो बैलेंस शीट ऑडिट कहलाता है। इसमें सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स को वेरीफाई किया जाता है। ठीक हो गया। इनकम स्टेटमेंट की एक्टिविटीज को नहीं छेड़ा जाता या बाकी एक्टिविटीज को नहीं छेड़ा जाता, या परफॉर्मेंस को भी नहीं छेड़ा जाता। ओकेजनल ऑडिट क्या होता है, जो किसी खास जो है इवेंट के ऊपर वो ऑडिट कराया जाए, या जो कोई खास स्पेशल किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, या स्पेशल मिसहैप हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये स्पेशल इवेंट हुआ, तो तब कोई ऑडिट जब कराया जाता है तो उसे ओकेजनल ऑडिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी बड़ी अच्छी चल रही थी, और कंपनी हमारी की जो जो शेयर प्राइस थी, एक शेयर की जो प्राइस थी वो बड़ी अच्छी थी। अचानक से हुआ इस तरह कि हमारे शेयर प्राइस गिर गए, या हुआ इस तरह कि हमारी कंपनी का नाम बड़ा जो है ख़राब होना शुरू हो गया। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फलां कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, इसमें यह मसला है, यह मसला है, ये बड़ा अच्छा काम करती थी, आजकल इसने ये इश्यूज कर दिए हैं, ये तो अच्छी नहीं है। तो ओनर्स बड़े फिक्रमंद होते हैं और वो अचानक से क्या करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करवा देते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, ओकेजनल ऑडिट कहते हैं, या जिसे हम इवेंट ऑडिट भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच कितने हैं, ये तीन किस्म के ऑडिट परफॉर्म होते हैं। इसमें फर्दर कैटेगरीज हैं। ये होप्स हो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन में क्या होता है, स्पेसिफिक किसी भी एक टास्क के ऊपर ऑडिट हो जाता है। ये कोई भी एक टास्क होता है, टास्क होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई एक खास एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर जब ऑडिट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिट डायमेंशन या डायमेंशनल ऑडिट कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑडिट आ सकते हैं, काफ़ी चीज़ पे एक्टिविटीज़ के ऊपर ऑडिट आ सकते हैं, जैसे टैक्स ऑडिट हो गया, कि जो कि ये बात का ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है कि ये क्या हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो टैक्स पे किया है वो अकॉर्डिंग टू रूल पे किया है, जितना टैक्स हमने पे करना चाहिए था इतना ऑडिट हमने इतना ही टैक्स पे किया है, या हमने जो है टैक्स ज़्यादा तो पे नहीं कर दिया। तो खास टैक्स के ऊपर जो ऑडिट होता है उसे हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। जैसे कि आप जो है ज़ाहिर इंस्पेक्टर्स होंगे, तो आपका काम क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स ऑडिट ही चेक करना होता है आपका काम। आप जाया करेंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, और जाके वहाँ टैक्स ऑडिट क्या करेंगे, वहाँ देखा करेंगे क्या वो जो अर्निंग्स हुई हैं वो वाकई ठीक हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि अर्निंग को कम शो कराया गया हो कि टैक्स से बचा जा सके। तो वो सारा टैक्स ऑडिट होता है। मैनेजमेंट ऑडिट ऑडिट होता है कि मैनेजमेंट को चेक करने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनके वो काम कर सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैनेजमेंट सही काम कर रही है, मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, तो उसे मैनेजमेंट ऑडिट कहते हैं। कॉस्ट ऑडिट, जो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर स्पेशल ऑडिट किया जाए कि उसकी कॉस्ट ठीक है या नहीं है, कॉस्ट को किस तरह ठीक करें, कम करें या ज़्यादा करें, तो कॉस्ट ऑडिट होता है। सिस्टम ऑडिट के जो आपका जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, खास उसके लिए जो ऑडिट किया जाए। सिस्टम ऑडिट, कैश ऑडिट, ये सिर्फ कैश के ऊपर ऑडिट किया जाए कि कैश आपके पास कितना आता है, कितना गया था, उसकी एक्टिविटीज़ किस तरह परफॉर्म हुई है, उसे कैश ऑडिट कहते हैं। सोशल ऑडिट, कि आप जो सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए, तो क्या आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट की उन्हें कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो जिसे हम ग्रीन इन्वायरमेंट ऑडिट भी कहते हैं, तो उसके ऊपर ऑडिट होता है। एनर्जी ऑडिट होता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है, कि किसी खास बिजनेस की को देखने के लिए ऑडिट किया जाता है कि ये बिजनेस जो है ये सही परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसे हम प्रोप्राइटरी ऑडिट कहते हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं कि हमारे जो स्टाफ है उसकी किस तरह पर क्या परफॉर्मेंस है, हमारे कारोबार की क्या परफॉर्मेंस है, उसको चेक करने के लिए जो ऑडिट किया जाता है वो परफॉर्मेंस ऑडिट कहलाता है। और सेक्रेटेरियल जो ऑडिट होता है, बात बात सेक्रेटेरियल ऑडिट में क्या होता है कि इस ऑडिट में हम देखते हैं कि जो हमने सिस्टम्स अडॉप्ट किए हुए हैं, जो प्रोसीजर्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, क्या वो ठीक हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे बेंचमार्क हैं, और ऑप्टिमम जो है प्रोसीजर हम अडॉप्ट किए हुए हैं या नहीं किए हुए। जो हमारा सिस्टम है इसको मज़ीद ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसे सेक्रेटेरियल ऑडिट कहते हैं। ठीक हो गया। ये डिफरेंट जो हैं ये ऑडिट होते हैं डायमेंशंस में। ये इन्हें भी आप देख लेंगे इन डिटेल में, मैंने ये आगे भी दिए हुए हैं। अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो
तो इन डिटेल में मैंने आगे भी इन चीज़ों को दिया हुआ है, वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। ठीक हो गया। जो चीज़ आपको समझ ना आए मुझसे भी पूछ लेंगे, यहाँ से आप खुद पढ़ लेंगे। मैंने आपको जनरल ओवरव्यू ओवरव्यू तो दे दिया है, लेकिन इन डिटेल यहाँ से आप पढ़ लेंगे। तो अब हम चलते हैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, कि हमारे पास जो है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। जाहिर है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के हवाले से। जैसे हमने पढ़ा, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है, और जो है बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है, कास्ट को चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है, पब्लिक का इंटरेस्ट को, स्टेक स्टेक के इंटरेस्ट को चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है, टैक्स वगैरह के चेक करने के लिए भी ऑडिट किया जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है ऑडिट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को हम जो है दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जैसे हमें पता है कि जो बेसिक मकसद ऑडिट का क्या होता है, बेसिक मकसद तो ऑडिट का यही होता है कि चेक करना कि हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इशू हुई हैं, तो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इशू किए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो ठीक हैं या नहीं है। असल मकसद तो यही होता है ना ऑडिट का, कि इन्होंने जो लोगों को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करके शो कराए हैं, ये ठीक है या नहीं है। असल मकसद तो यही होता है किसी भी कंपनी का। लेकिन इसके अलावा कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट जो है दो किस्म का होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है ऑडिट के हवाले से, कि वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो प्राइमरी सबसे पहला पहला मकसद क्या होता है हमारे ऑडिट करने का, उसको मकसद होता है कि जो अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करना, जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उनको वेरीफाई करना, उनको चेक करना कि वो ठीक है या नहीं है, उसमें किसी किस्म का जो है डुप्लीकेशन तो नहीं हुई, उसमें कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ तो नहीं परफॉर्म की गई, उसमें कोई डेटा जो है वो छुपाया तो नहीं गया, कंसील तो नहीं किया गया। तो ये हमारा बेसिक क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड हमारा क्या होता है कि बैलेंस शीट शोज ट्रू एंड प्योर स्टेट, के बैलेंस शीट को चेक करना कि वो उसमें जो डिफरेंट किस्म के आइटम्स शो कराए गए हैं, और जो हेड ऑफ अकाउंट शो कराए गए हैं, उनकी जो वैल्यू शो कराई गई है, क्या वो ट्रू एंड फेयर है। ऐसा तो नहीं है कि एसेट्स जो है वो 1 लाख, मशीनरी जो थी वो 1 लाख से शो करा दी है, एक्चुअली उसकी अमाउंट 20,000 आनी थी, क्योंकि 80,000 क्या थी, पिछली डेप्रिसिएशन थी। ऐसा तो नहीं है। क्या वाकई 1 लाख रुपए अमाउंट बनती थी, या 1 लाख से कम बनती थी। जो कैपिटल शो कराया गया है, ऑनर इक्विटी शो कराई गई है, क्या वो ठीक है या नहीं है। इसमें जो लाइबिलिटीज है, कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने कम लाइबिलिटीज शो कराई हों, ताकि इन्वेस्टर्स को दिखाया जा सके कि वो आए हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमने बहुत कम, हमारा जो है वो लिक्विडिटी रेशो है, बहुत कम हमारी जो है लिवरेज है, मतलब बहुत कम हमने लोन लिए हुए हैं। तो हमारी कंपनी अच्छी है। ज़ाहिर है जो कंपनी कम लोन लेगी वो कंपनी तो बहुत अच्छी होती है ना, उसे पैसों की जितनी ज़रूरत होती है उसके पास खुद के पैसे हैं, वो इतना प्रॉफिट कमा रही है। तो दूसरा इसका जो है तीसरा इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ट्रू एंड फेयर स्टेट। ये चेक करना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो जो हमें उसमें जो अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट शो हो रहे हैं, उसमें जो डिटेल शो हो रही है, क्या वो फेयर है और ट्रू है। उसके पीछे जो एविडेंस मौजूद हैं, उसके पीछे जो रिकॉर्ड है, वॉचिंग है, और सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वाकई मौजूद हैं या नहीं है, क्या इन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं लिख दिया। तो ये क्या होता है, सारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, डिस्क्लोजर ऑफ एरर्स, डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड्स, अवॉइडेंस ऑफ एरर्स और अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड। ये 4 किस्म के जो है आप अपने उसमें लिखेंगे कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब डिस्क्लोजर्स ऑफ एरर्स जो है, एरर्स को डिस्क्लोज करना, उनको क्या करना, दिखाना कि ये फलां की कौन कौन सी एरर्स हुई हैं। हमें किस तरह पता चलेगा कि हम तो मैनेजमेंट है, वो काम करती जा रही है, करती जा रही है, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती जा रही है, सब कुछ करती जा रही है अपनी, वो तो अच्छी से अच्छी मैनेजमेंट है, वो सोचती है कि हम तो 2 नंबरी बिल्कुल नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब इंसान से तो गलती हो जाती है ना। हो सकता है कोई इशू, हमने कोई किसी ने, कुछ एम्प्लॉय थे बड़े अच्छे थे, वो ऑनेस्टली से काम करते थे, सब चीज़ बड़ी अच्छा और एक्यूरेट रिकॉर्ड करते थे। कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो अच्छे नहीं थे, वो डिसऑनेस्ट थे,
वो ट्रांजैक्शंस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करते थे, पैसे खाते थे या जो भी करते थे, या कंसील करते थे डेटा। तो इस किस्म की भी पार्टीज हो सकती हैं, इस किस्म का भी स्टाफ हो सकता है। तो जितनी भी एरर्स होती हैं उसको क्या क्या उसका ऑडिटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि उन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एरर्स हुई हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर्स हुई हैं, उनको शो कराना। अब एरर्स कौन कौन सी होती हैं? एरर ऑफ कंपनसेशन होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, एरर ऑफ क्लरिकल एरर होती है। क्लरिकल एरर में दो किस्म के आ जाते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक हो गया? तो इनको आगे चल के मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा कि ये क्या होते हैं। फिलहाल हम टोटल ढांचा जो है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड कौन कौन से हो सकते हैं? कैश का फ्रॉड हो सकता है, और गुड्स का फ्रॉड हो सकता है, या अकाउंट्स का फ्रॉड हो सकता है। या तो कैश ऊपर नीचे कर लेगा हमारा स्टाफ या मैनेजमेंट, या वो क्या करेगा, गुड्स को चोरी कर लेगा, किसी और को सेल कर देगा चोरी से, हमें पता ही नहीं चलेगा। या वो क्या करेगा, अकाउंट्स को क्या करेगा, सही तौर पर शो नहीं करेगा, और उसमें हेर फेर कर लेगा। वो क्रेडिट अमाउंट कुछ है, क्रेडिट अपने आप को क्या करेगा, लोन जो है अपने आप को इशू कर देगा, इलीगल पार्टीज को लोन इशू कर देगा। किसी को जो है रेंट, किसी को इंटरेस्ट कम देना था, उससे इंटरेस्ट ज़्यादा दे देगा, फिर थर्ड पार्टी से उससे पैसे ले लेगा। तो इस किस्म के काफ़ी फ्रॉड हो सकते हैं अकाउंट्स में, मतलब कि मैनिपुलेशन अकाउंट्स में बहुत किस्म की हो सकती है। अवॉइडेंस ऑफ एरर। तो ऑडिटिंग जो है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एरर जो है उससे अवॉइड किस तरह बचा जा सके, उसको किस तरह एरर्स को ख़त्म किया जा सके। इसका दूसरा मकसद क्या होता है कि फ्रॉड से किस तरह बचाया जा सके ऑर्गेनाइजेशन को। जाहिर है, जब जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, जब वो उन्हें पता होगा कि साल के बाद ऑडिट भी होना है, तो वो क्या करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज बहुत कम करेंगे। उन्हें पता होगा कि साल के बाद ऑडिट होकर हम फंस जाएंगे, इस वजह से वो क्या करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में तीन किस्म के फिर कैटेगरीज आ जाती हैं, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में जो है फिर चार किस्म के आ जाते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ एरर, डिस्क्लोजर ऑफ फ्रॉड, अवॉइडेंस ऑफ एरर्स, अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड। ठीक हो गया? अब हम इसको जरा आगे चल के इन डिटेल, अच्छा इसके ऊपर मैंने कुछ ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि अगर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और उसको पढूँ यहाँ पर, फिर उससे जो है मज़ीद आपको अंडरस्टैंड कराऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ऑब्जेक्टिव को, आपको पता है कि ऑडिटिंग के दो किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप लिख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। भाई वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट के ऊपर अब तो आप कम से कम दो तीन लाइन का, चार लाइन का पैराग्राफ लिख ही सकते हैं। अब जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है चीज़ों को, जितने आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हो गई है, ये चीज़ें अब आप लोगों को यहाँ पर देख कर सिर्फ रट्टा लगवान लगा कर नहीं पढ़ाना, स्क्रीनिंग तो नहीं ना करानी अब आप लोगों को। अब आपको अपनी तरफ से ये चीज़ें लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इन पर कुछ ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं प्रोवाइड की, इसके ऊपर इन डिटेल नहीं थी। लेकिन आपको फिर भी किसी चीज़ में मसला मसाइल आए कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे, वरना आपके पास लेक्चर तो मौजूद है, लेक्चर से आप पढ़ सकते हैं। तो मज़ीद जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ये समझने वाली हैं, ज़ाहिर है ये आप लोगों के लिए नई होंगी, बाकी चीज़ों पे तो आप खुद लिख सकते हैं। मिस यूज़ ऑफ कैश आप लिख सकते हैं कि ऑडिटिंग का मकसद क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कैश की मिस यूजेस को, ताकि मिस यूज जो भी अकाउंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हुई है उसे डिटेक्ट करना, और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा देना। ये क्या है, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है। आप लिख सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गुड्स में क्या आता है, आप लिख सकते हैं कि ऑडिटिंग का मकसद ये भी होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो जितनी भी गुड्स जो हैं उसमें कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसमें किसी किस्म की जो इश्यूज हुए हैं, किसी किस्म की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं, गुड्स को इलीगल सेल आउट किया गया है, गुड्स को जो है इलीगल, जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो उसको भी क्या करता है ऑडिटिंग में, उसको जो है डिडक्ट किया जाता है, और उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई की जाती है, वो भी ऑडिटिंग में क्या की जाती है, सजेस्ट की जाती है, ऑडिटर उसे सजेस्ट करता है अपने ओपिनियन में। तो मकसद क्या है, ये चीज़ें जो एरर्स हैं तीन चार किस्म के, इन एरर्स को मैं आप लोगों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करा देता हूँ ये क्या है एक्चुअली। अच्छा, ये किसी का सवाल आया था कि बी एस शोज ट्रू एंड फेयर व्यू, फेयर स्टेट। तो ये मैंने स्पीक कर दिया था कि बी एस मतलब कि बैलेंस शीट, और पी एल
मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये कुछ एरर्स जो हैं उनको डिटेक्ट करना भी जो है, उनको जो है वेरीफाई करना भी ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। बाज़ औक़ात जो हमारा क्लरिकल स्टाफ होता है या हमारी मैनेजमेंट होती है, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड कर रही होती है, तो वो पास उनका तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा काम होता है, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन जो है उसे रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या पार्शली भूल जाते हैं, या फुली कंप्लीट जो है मुकम्मल तौर पे भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप क्या कर रहे हैं, आप पूरे एक हमारा जो स्टोर होता है नॉर्मली, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं या बड़े बड़े बिजनेस शॉप्स होती हैं, उसमें चले जाए ना, तो एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में 10 10 15 15 कस्टमर्स आ रहे होते हैं। अब आप जो है उनको लिखने, उनकी ट्रांजेक्शन को लिखें, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, ट्रांजेक्शन भूल जाते हैं जाहिर है। तो या बिल्कुल ही भूल जाते हैं, या जो है उसका कुछ ट्रांजैक्शन कुछ हिस्सा भूल जाते हैं। मतलब कि 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन थी, आपने 50,000 से लिख दी, 50,000 की ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए। तो ऐसी एरर, ऐसी गलती जिसमें आप कोई भी चीज़ सिरे से लिखना या उसका कोई पार्शली हिस्सा लिखना भूल जाए, उसे हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा क्या कहलाता है, एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्या कहलाता है। एरर ऑफ कमीशन क्या कहलाता है कि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो गलत लिख देते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो आप उसे गलत लिख देते हैं, लिखते जरूर हैं, भूलते नहीं है लिखना, भूल जाए तो एरर ऑफ ओमिशन। लिख, आप उसे लिख जरूर देते हैं लेकिन गलत अमाउंट से, गलत फिगर से उसे आप लिख देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। Error of commission are defined as those errors that occur due to incorrect recording transactions in the accounts book। ठीक हो गया। तो ऑडिटर जो है, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एरर्स ऑफ ओमिशन को भी डिटेक्ट करना, उनको वेरीफाई करना। अच्छा, अब एरर ऑफ कंपनसेशन क्या होता है। बात को आत हम क्या करते हैं, हम पहले कोई ट्रांजेक्शन कर देते हैं, या पहले कोई एक्टिविटी जो है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है रिकॉर्ड कर देते हैं, और वो गलत होती है, वो गलत होती है। अच्छा, अब वो गलत ट्रांजेक्शन थी, हमारे पास पहले एक कंडक्ट हुई हुई थी, अकाउंटेंट उसे दर्ज कर रहा था, उसने पहले भी एक ट्रांजेक्शन गलत कर दी। फर्ज करें वो 10,000 रुपये से उसने कोई एंट्री क्रेडिट करनी थी, लेकिन डेबिट कर बैठा वो, एक 10,000 की ट्रांजेक्शन थी, वो क्रेडिट करनी थी, वो डेबिट कर बैठा भूल कर या गलती से। अब साल के आखिर में या कभी भी साल के दरमियान में एक और ट्रांजेक्शन उसने डेबिट करनी थी 10,000 की, लेकिन वो क्रेडिट कर बैठा। अब पहले उसने क्या किया, क्रेडिट करनी थी, डेबिट कर बैठा एक ट्रांजेक्शन को, बाद में कहीं पे जाके एक ट्रांजेक्शन उसने 10,000 की डेबिट करनी थी, क्रेडिट कर बैठा। तो दोनों 10,000 की अमाउंट थी। तो गलती जो क्या हो गई यहाँ पर, गलती क्या हो गई, एडजस्ट हो गई, पता ही ना चला कि कोई गलती हुई है या नहीं हुई। पहले जो गलती 10,000 की हुई थी, उसको एक और गलत ट्रांजेक्शन से उसको कंपनसेट कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो when an already committed error is offset by an other error or set of errors, the latter error is known as compensating error। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको। एरर ऑफ omission मतलब कि भूलने वाली गलती, एरर ऑफ कमीशन मतलब कि कमीशन लेकर गलत लिख देने वाली गलती, एरर ऑफ कंपनसेटिंग के ऐसी गलती जो पहली गलती को कंपनसेट कर दे या पहली गलती को छुपा दे। तो एरर ऑफ कमीशन कंपनसेटिंग। अब बच गई हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल, नाम ही बता रहा है भाई, ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऐसी ऐसी गलती जो फंडामेंटल असूल या फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, बुनियादी असूल, बुनियादी जो है प्रोसीजर के अगेंस्ट कर दी जाए, उन्हें हम एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने क्या की, सेल की, 10,000 की सेल की। जब हमने 10,000 की सेल की, तो सेल हमारा रेवेन्यू है, लेकिन हमने उसे एसेट्स के नाम से लिख दिया। 10,000 की सेल को हमने सेल के नाम से लिखना था, तो लेकिन उसे हमने एसेट्स के नाम से लिख दिया। तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाकर आप चीज काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल arise due to a bookkeeper's
आर एन अकाउंटेंट improper अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स कोर प्रिंसिपल्स। अब वही बंदा ये गलती करेगा जिसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नहीं पता होगा। आप तो कभी भी नहीं करेंगे, ज़ाहिर है आपको तो पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कोई भी एरर करते हैं, गलती करते हैं, तो उसे हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स समझ आपको नहीं आया? कंपनसेट का मतलब समझे पहले। कंपनसेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे किसी को मैं अब इसको किस तरह समझाऊं कि अच्छा, इस तरह कर लेते हैं कि इसमें यह है कि आप फर्ज करें कोई काम कर रहे थे। आप कोई भी काम जब कर रहे थे तो आप कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, आप जर्नल बना रहे थे। जर्नल जब आप बना रहे थे तो आपने कारोबार में इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये। अब जब आपने कारोबार में इन्वेस्ट किया तो 10,000 रुपये कैश डेबिट होना था आपके पास। कैश इंक्रीज हुआ ना, तो 10,000 का कैश आपके पास डेबिट होना था। लेकिन आपने कैश को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। डेबिट होना था, कैश को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। ठीक हो गया। अब उसके बाद फ्यूचर में जाके कहीं पे जाके 10,000 आपने किसी को, कंपनी ने, आपकी कंपनी थी ना, आपको काउंटर थे, आपने क्या 10,000 किसी को दिए। अब 10,000 आपका एसेट्स था, 10,000 में कमी आ रही है, मतलब कैश में कमी आ रही है, एसेट्स में कमी आ रही है, तो क्रेडिट होना था 10,000। अब लेकिन आपने 10,000 क्रेडिट करने के बजाय 10,000 कैश डेबिट लिख बैठे आप। अब पहली दफा आपने डेबिट लिखना था, क्रेडिट कर बैठे। दूसरी दफा आपने क्रेडिट करना था, डेबिट कर बैठे। तो मतलब क्या हुआ गलती? जब आप टोटल करेंगे इसे, आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो डेबिट साइड बराबर आ रही होगी क्रेडिट साइड के, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड बराबर आ रही होगी। गलती नहीं पकड़ी जाएगी आपकी बिल्कुल भी। तो इस किस्म की एरर को क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। अब बताएं मुझे, आखिर समझ आ गया? ये गलती तो आप किस तरह भी कर सकते हैं, डेलिबरेटली आप गलती करते हैं, जानबूझ के गलती करें या आपसे वैसे हो जाए। एरर तो एरर है, तो वो जो है, जैसे एरर्स जो है वो गलती होती है नॉर्मली। इसे हम मीनिंग्स में लेते हैं कि पता नहीं था स्टाफ को, और फ्रॉड्स वो होता है जिसे स्टाफ जानबूझ कर कर रहा होता है। तो ऑडिटर जो होता है उसका काम क्या होता है? इनको वेरीफाई करना। ऑडिटिंग का मकसद क्या होता है? इन एरर्स को, इन कमीशंस को, ओमिशंस को, प्रिंसिपल एरर्स को, इनको वेरीफाई करना। कंपनसेटिंग एरर्स में बिल्कुल जो है प्रिंसिपल एरर बिल्कुल हो सकता है कंपनसेटिंग एरर्स में। लेकिन ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, एक एरर में दूसरा एरर पाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ना पाया जाए। चले, ये ऑब्जेक्टिव्स थे आपके। ये ऑब्जेक्टिव्स आप जो है इनके ऊपर नोट्स भी लिख सकेंगे, लेकिन आप ये पूरी एक डायग्राम जो है ये याद कर लें। आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में आप खुद इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर बड़े बड़े पैराग्राफ्स और बड़ी डिटेल लिख सकेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब हमने कि पहले क्या पढ़ा? हमने ऑडिट पढ़ा, ऑडिटिंग की डेफिनेशन की, फिर हमने पढ़ा कि इसके टाइप्स ऑडिट की कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर हमने इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स पढ़े ऑडिटिंग के कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम चलते हैं ज़रा ऑडिट एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब इसके फायदे कौन कौन से हैं? अब ऑडिटिंग के जो है वो डिफरेंट एडवांटेजेस जो है वो नॉर्मली 3 किस्म के हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, आप अपनी तरफ से जो है 15-20 जो है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग के लिख सकते हैं, जिससे आप 15-20 चीज जो है आपको पॉइंट्स लिख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको पता चल गया ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके ऊपर आप पॉइंट्स काफी लिख सकते हैं। इसी तरह जो है ऑडिटिंग के ऊपर भी आप काफी सारे जो है पॉइंट्स लिख सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो यही करूंगा कि अगर ये पेपर में आता है तो आप लिख देंगे कि अकाउंटिंग, वो सवाल बात का कितना पूछता है, वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा। वो कहेगा कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही होती हैं ज़ाहिर है अपनी फील्ड, वर्क ऑफ फील्ड में, तो वो ऑडिट उनके लिए क्यों ज़रूरी है? वो ये पूछ सकता है कि ऑडिट उनके लिए क्यों ज़रूरी है। तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें ये आपके एडवांटेजेस भी मिक्सअप हो जाएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी मिक्सअप हो जाएगा। तो इन दोनों से मिक्सअप करके आप उसमें लिख सकते हैं।
ज़ाहिर है सीधा सीधा सवाल तो वो नहीं पूछेगा आपसे एडवांटेजेस बता दो या आप ऑब्जेक्टिव बता दो, वो आपको क्या करेगा, ड्रैग करेगा डिफरेंट चीज़ों की तरफ। तो उन चीज़ों से आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चलो, एडवांटेजेस जो है नॉर्मली मैंने जो आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, वो ये है कि हम एडवांटेजेस को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो क्या होगा, एडवांटेजेस फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, एडवांटेजेस फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, एडवांटेजेस फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक हो गया। अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एडवांटेजेस किस तरह हो सकता है ऑडिटिंग का। हमने टैक्स जो है वो रिटर्न फाइल करनी है, तो उसमें हमें क्या करती है, ऑडिटिंग हेल्प आउट करती है। अब अगर आपके पास ऑडिटिंग नहीं हुई, आपका ऑडिट नहीं हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन का, अब आप अपनी कंपनी की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे और आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स रिटर्न फाइल हुई और हमारा टैक्स ऑडिट रख लिया एफपीआर ने। जब एफपीआर की तरफ से टीम आई और उसने हमारा ऑडिट किया, टैक्स ऑडिट किया, आते ही वहाँ उन्होंने जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए, एग्जामिन किए, और उन्होंने गलतियां पकड़ ली काफ़ी सारी। हमारा प्रॉफिट था 1 करोड़ रुपये और हमने शो कराया हुआ था 50 लाख से। 50 लाख का जो है हमारे पास इनकम और इंक्रीज हो गई। उन्होंने कहा भाई ये भी आपके पास 50 लाख इनकम ज़्यादा शो होनी थी, आपके 1 करोड़ इनकम शो कराते, आपने तो एक 50 लाख जो है इनकम शो कराई है। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है ऑडिट भी हमने टैक्स तो 50 लाख रुपए के ऊपर दिया हुआ था। अब हमने देना एक्चुअली कितने पता, 1 करोड़ पे था। अब उन्होंने कहा कि आपने टैक्स छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया, एक्चुअली हमें पता नहीं था। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि इतना प्रॉफिट हुआ है। हमने तो जो मैनेजमेंट ने कह दिया हमने मान लिया। लेकिन अब हमें पता चल गया, जब हम टैक्स उन्होंने उसकी वजह से जब ये सारी चीज़ें आउट हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारा बिजनेस जो है वो सील कर दिया, हमें काफ़ी पेनल्टी लगा दी। तो वो सारी चीज़ को बचने के लिए ऑडिट क्या करता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट आपका क्या करता है, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में ये हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है फाइनेंशियल मनी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, फाइनेंसिंग मनी जो है फ्रॉम आउटसाइड सोर्स जो है उसको वेरीफाई करने के लिए भी आपका जो ऑडिटिंग जो है ये हेल्प आउट करती है आपकी। अच्छा, मुझे काइंडली थोड़ा सा बता दें कि ये मेरे पास थोड़ा सा इशू हो रहा है नेटवर्क का, तो ये आप लोगों के पास तो नहीं किसी किस्म का कोई मसला। अच्छा, तो बात यहाँ हो रही थी कि फाइनेंसिंग मनी फ्रॉम आउटसाइडर्स, उसके लिए भी ज़ाहिर है ऑडिटर जो है आपका ऑडिटिंग जो है उसमें हेल्प आउट करती है। 1 मिनट दें ज़रा मुझे।
अच्छा, तो ये डिफरेंट जो है एडवांटेजेस हैं, जिसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस कौन सा हो सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में हमें ये हेल्प आउट करती है ऑडिटिंग। और फाइनेंसिंग मॉनिटरी फ्रॉम मनी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, वहाँ पे भी हमें हेल्प आउट करती है। जब हमारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब एक दफ़ा ऑडिट हो जाता है, तो बाहर से जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं, उनका एतमाद बहाल हो जाता है कि ये बिज़नेस जो है बहुत अच्छा है, और इन्होंने अपनी ऑडिट भी कराई हुई है अपनी जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो वहाँ पे वो हम पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो हमें लोन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है सेटलमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स जो हैं, उसमें ये आपकी ऑडिटिंग जो है हेल्प आउट करती है। और इसके अलावा जो है पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स में भी आपकी हेल्प आउट करती है ऑडिटिंग। ये आपकी वेरीफाई करती है ऑडिटिंग कि आपने जो सेल टैक्स पे किया है तो वो बिल्कुल ठीक किया है, या इसमें किसी किस्म का कोई अभाव मौजूद है। इसके अलावा जो है एक्शन जो होते हैं आपके बैंक के ऊपर, बैंक जो है वो अगर आपकी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑडिट जो है अगर फर्ज करें जिस तरह आप जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, तो इसकी जो क्रेडिट रेटिंग जो है, इसकी टोटल जो लिक्विडिटी रेटिंग जो है वो कौन हमें दे रहा होता है, वो मूडीज दे रही होती है, या दूसरी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो दे रही होती हैं। एक्चुअली वो क्या कह रही होती हैं, एक्सटर्नल ऑडिट ही कर रही होती है पाकिस्तान का। इसी तरह जो है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका ऑडिट हो जाता है, और इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर लेते हैं, तो जितने भी क्रेडिट होल्डर्स होते हैं हमारे, जितने भी जिनको हमने लोन देना होता है, तो वो एक्चुअली हमारी जो एक्चुअल जो पोजीशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, उसे समझ लेते हैं वो, और उसी के ऊपर वो क्या कर देते हैं, वो उसी को मानते हुए वो एतमाद कर लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अभी बैंकरप्ट नहीं होने जा रही, बल्कि इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग लाइफ है। इंश्योरेंस क्लेम जो है उसमें ये हमें हेल्प आउट किस तरह करती है कि कोई भी जब हमारे कोई मिसहैप होता है और हमने कोई भी जो है क्लेम, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई थी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, तो हमारी जो कंपनी थी उसमें कोई भी समझ लें कि हादसा हुआ, काफ़ी चीज़ें जल गई और बहुत मसले मसाइल हुए। अब लोग जो है अगर हम क्लेम करना चाहते हैं किसी भी जो है इंश्योरेंस कंपनी से कि हमारे इतने नुकसान हुआ है, हमारे इतने के एसेट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, इतनी मालियत के थे। अब वो भाई क्यों आपके ऊपर यकीन करेगी इंश्योरेंस कंपनी, वो तो यही कहेगी कि आप ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं, ओवर क्लेम कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास आगे जो है ऑडिट शुदा डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑडिट शुदा वो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी जो हमने इशू की हुई थी एससीसीपी के बाद। तो वो हम उन्हें दिखाएंगे कि ये देखें हमारे इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट की हैं, और इस तरह ये वो हम पर यकीन करेंगे, और उन्हें उनके ऊपर कंपलसरी होगी बाय कानून, बाय लॉ, कि वो हमारी जो ऑडिट शुदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उसके मुताबिक ही हमें क्लेम करें हमारे जो स्टेट सेटलमेंट्स हैं। और ये तो हो गया लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और दूसरा इसमें जो है इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ऑडिटिंग आपकी हेल्प आउट करती है। उसमें किस तरह हेल्प आउट करती है, फास्ट रेवलेशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो इसमें क्या होती है, आपकी ये जल्द आपके जो इंटरनल जो सिस्टम होता है, इंटरनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जो एरर्स और फ्रॉड्स होते हैं उसे बड़ी जल्दी पहचान, उसे जल्दी डिटेक्ट कर लेता है ऑडिटिंग। और मोरल चेक ऑफ पर्सनल पर्सोनल्स, इसमें क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, आपकी मैनेजमेंट होती है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है, उसके चेक करने में भी हमारी मदद करती है। एडवाइस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है ऑडिटर जब ऑडिट करके जाता है तो वो अपने रिव्यूज़ परफॉर्म करता है, रिव्यूज़ देता है, रिपोर्ट इशू करता है, जिससे मैनेजमेंट को एक एडवाइस मिलती है कि उसने काम किस तरह करना है या किस चीज़ को ठीक करना है, कौन सी चीज़ गलत जा रही है। यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंट्स, जो अकाउंट्स जो हैं उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, हम अकाउंट्स को बार बार चेंज नहीं करते, हमें डर होता है कि हमारा अफराद पकड़ा जाएगा। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी जो है ऑडिटिंग हमें हेल्प आउट करती है। उसमें किस तरह है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स जो हैं उसमें हमें ये हेल्प आउट करती है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल, जो है हमारी गुडविल जो है उसको वैल्यूएट करने में भी ऑडिटिंग जो है हमारे हमें उससे फ़ायदा पहुंचता है कि जब हमारा ऑडिट हो जाता है
तो हमारी जो गुडविल जो है उसकी रेपुटेशन अच्छी हो जाती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। जितनी ज़्यादा ऑडिट होगा उतनी ही हमारा लोगों का, हमारे स्टेक होल्डर्स का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एतमाद बहाल होगा। फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, फ्यूचर ट्रेंड्स जो है उसमें भी आपका जो है ऑडिटिंग आपकी हेल्प आउट करती है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ऑडिटिंग का, ऑडिट का आपके ऑर्गेनाइजेशन पर। इससे आपका जो फ्यूचर ट्रेंड है वो अच्छा हो जाता है कि जो काम आपने अच्छा पहले किया हुआ है आप उस काम को इस तरह कंटिन्यू करते हैं। आपको पता होता है कि कभी हमारा फ्रॉड ना पकड़ा जाए, हमें कोई मसला ना हो, तो इस वजह से आपका जो है ट्रेंड जो है उसमें भी हेल्प आउट करती है एडिटिंग। तो ये आपके क्या है सारे एडवांटेजेस हैं, इन एडवांटेजेस को आप कर लेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके हवाले से कोई भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो वो आप मेरे साथ जल्दी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।